तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जीएस की क्लास है और उत्तराखंड में चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दें, चाहे पीसीएस प्री का या मेंस का या लोअर का या आरओ का या अदर जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, जिस तरह के भी जिसमें उत्तराखंड जी के आएगी, उन सभी एग्ज़ाम में आपको इससे भरपूर हेल्प मिलेगी। और आप देख रहे हैं सामने मैंने बोर्ड को पूरी तरह से फिल कर रखा है। और कुछ लोगों ने कहा था कि सर आप जो हैं जो आपकी राइटिंग है, लिखावट है, बहुत ही बारीक है, तो मैंने थोड़ा सा बड़े फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है और कैमरा क्वालिटी भी ठीक है। आप लोग जो हैं इसको ध्यान से सुनिए। इसी का स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसी का स्क्रीनशॉट आपके नोट्स का काम करेगा। प्रिंट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लीजिए आराम से, यही आपके नोट्स का काम करेगा। और अगर मेहनती हैं तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि अक्सर प्रिंट जो है वो इधर उधर ख़त्म हो जाते हैं। नोटबुक में अगर आप इसको लिख सकें तो बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा आप जो है कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसको वन बाई वन डिस्कस करता रहूँगा तो इन्हीं से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना। आज लाइट कुछ अजीब सी लग रही है मुझे, लाइट कुछ ज़्यादा हो रही है क्या? आँखों में अजीब जैसा हो रहा है। ठीक हो रहा है, नॉर्मल ही है, पहले जैसे ही है। ठीक है, चलें फिर शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है कुछ खास चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अलग अलग वीडियो हम लोगों ने बना रखी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में देखना। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपको बता चुके हैं। हम लोगों ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है स्टडी नहीं की है। हम लोगों ने जो स्टडी की है, मान लीजिए जैसे कोई डांस है, कोई फोक डांस है, फोक सॉन्ग है, इसके अलावा कोई धाम है, मंदिर है, या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, या कोई ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो सबको अलग अलग करके बताया। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लेकर के नहीं चले। यहाँ पर हम पहली बार कुछ जो चीज़ें हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज लेकर आ गए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समय बच जाए। एक ही ज़िले की बात करेंगे, उस ज़िले में क्या क्या है उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है समुद्र तल से 1750 मीटर ऊंचा है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट माने अल्मोड़ा जिला मुख्यालय। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय जो है औसत समुद्र तल से 1750 मीटर ऊंचा है। और अल्मोड़ा जो शहर है, अल्मोड़ा शहर जो है एक्चुअली क्या था कि चंपावत में राजधानी थी, चंदों की जो राजधानी थी चंपावत में थी। लेकिन वहाँ हुआ क्या कि धीरे धीरे चंदों ने राजा भीष्मचंद्र के समय में आते आते इन्होंने लगभग पूरे कुमाऊँ पर अधिकार कर लिया। पूरा का पूरा सौर वैली यानी कि पिथौरागढ़ जिला इन्होंने जीत लिया। उसके बाद जो तिब्बती राज थे, थोड़े से तिब्बत राज पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके अलावा जो पश्चिमी नेपाल का डोटी राज है उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। यानी कि चंदों का जो एम्पायर था काफ़ी फैल चुका था। गढ़वाल के कुछ हिस्सों पे इनका कब्जा हो गया, तराई भावर पे इनका कब्जा था ही था, पश्चिमी नेपाल के बहुत सारे हिस्सों पे इनका कब्जा हो गया। तो अब उत्तर के जो क्षेत्र थे वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, तो ये विचार आया कि अब जो नई राजधानी है अल्मोड़ा बनाई जाए, या जो कुछ ऐसा किया जाए कि राजधानी जो है साम्राज्य के कोर में यानी कि क्षेत्र में बीचों बीच में आ जाए। अल्मोड़ा हम राजधानी ले जाते हैं तो पश्चिमी नेपाल, उधर तिब्बत तक का इलाका, उधर गढ़वाल का कुछ इलाका जो है हम जो है एम्पायर के बीच में चले जाएंगे। ये सोच करके राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया। और राजधानी ट्रांसफ़र की जो शुरुआत हुई वो भीष्मचंद्र जी के समय में हुई, राजा भीष्मचंद्र के समय में। ये अल्मोड़ा शहर की बसावट जो शुरू हुई भीष्मचंद्र के समय में शुरू हुई। इसको लेकर के अक्सर ना बुक्स में लिखा रहता है कि अल्मोड़ा शहर किसने बसाया या अल्मोड़ा राजधानी किसने बनाई। तो आप लोग ध्यान कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे वैसे ही आप लोग आंसर देना। इसकी बसावट जो शुरू हुई भीष्मचंद्र के समय में शुरू हुई। ये कह सकते हैं कि राजधानी किसने बनाई, भीष्मचंद्र ने बनाई। अल्मोड़ा शहर किसने बसाया, भीष्मचंद्र ने बसाया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भीष्मचंद्र के बाद उनके दत्तक पुत्र थे या उनके जो वारिस थे बालो कल्याण चंद्र या कल्याणचंद्र थर्ड, बालो कल्याण चंद्र या कल्याणचंद्र थर्ड, इनके समय में राजधानी का काम और अल्मोड़ा शहर की बसावट का काम पूरी तरह से हो गया। जैसे आप देखते हैं ना, आगरा शहर किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने बसाया। किला किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने बनाया। बाद में फिर बाबर ने उसको और व्यवस्थित रूप दिया था। बाबर के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां ने इसको और व्यवस्थित रूप दिया था। तो खैर, आपसे कोई पूछे कि शहर किसने बसाया, राजधानी किसने बसाई, तो इसका आंसर भीष्मचंद्र ही होगा। और किसके समय में ये पूरा हुआ, तो इसका आंसर होगा बालो कल्याण चंद्र या कल्याणचंद्र थर्ड। ओके, ठीक है, यही चीज़ें सामने मैंने लिख रखी हैं। तो 1512 से 1530 का जो समय है वो भीष्मचंद्र का है। इसी के बीच में इन्होंने अपनी राजधानी जो है अल्मोड़ा ट्रांसफ़र की, अल्मोड़ा शहर बसाया। कल्याणचंद्र थर्ड के समय में
1560 में ये पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया। किस दो नदियों के बीच में है? कोसी और सोयाल नदियों के बीच में है। अल्मोड़ा शहर जो है कोसी और सोयाल दो नदियों के बीच में है। यहीं पर पंडित नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय में पंडित नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेता जो थे अल्मोड़ा जेल में गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है ना। पुराण कहते हैं, पुराणों की भी अपनी कथा है। पुराण कहते हैं कि दो दैत्य थे, शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ ने अत्याचार, साहब इनके अत्याचार जो थे सीमाओं को पार कर चुके थे, तब कैसे इनसे मुक्ति पाई जाए? तो शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए देवी पार्वती ने अपना एक रूप धरा था कौशिकी देवी के रूप में, और कौशिकी देवी के रूप में देवी पार्वती इसी अल्मोड़ा में प्रकट हुई थी। किसका नाश करने के लिए? शुंभ और निशुंभ का नाश करने के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कौशिकी देवी किसका अवतार हैं और क्यों धरती पर आई, किस लिए आई, कहाँ आई? ठीक है ना। अल्मोड़ा में यहाँ पर एक मुंशियारी और एक अल्मोड़ा, उत्तराखंड में ये दो फेमस जगह हैं। इसके अलावा मसूरी। यहाँ पर आप उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को, यानी इसे कहते हैं ब्राइड एंड कॉर्नर, सूर्योदय और सूर्यास्त, इसके दो बेहतरीन नज़ारे आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में भी और मुंशियारी में भी और मसूरी में। मसूरी में घटना और कहते हैं ना विंटर लाइन, उसके बारे में बात करेंगे आपसे। तो ब्राइड एंड कॉर्नर, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य होता है यहाँ पर बहुत ही मनोहारी होता है। मुंशियारी में भी आप देख सकते हैं। कमिश्नर काफ और कमिश्नर टेल ने यहाँ पर नंदा देवी की मूर्ति की स्थापना की थी। कमिश्नर टेल ने नंदा देवी मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है ना। यहीं पर है कटारमल मंदिर समूह, अल्मोड़ा में ही कटारमल मंदिर समूह है। और ये जो मंदिर समूह है 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बना था। ये अलग अलग मंदिर हैं, अल्मोड़ा मंदिर समूह, बैजनाथ मंदिर समूह, जागेश्वर मंदिर समूह। इसमें सबसे बड़ा मंदिर समूह जागेश्वर, आप लोग जानते हो, जागेश्वर जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी है। तो अल्मोड़ा कटारमल जो है यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है। यहाँ पर मुख्य देवता जो हैं वो सूर्य हैं। अच्छा, ये जो मंदिर बनने शुरू हुए थे 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बने थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मंदिर बनाए हैं, शायद मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, मैं लिखा भी नहीं, पता नहीं मैंने लिखा नहीं लिखा। तो यहाँ पर कटारमल मंदिर समूह, यस वो नहीं, वो जागेश्वर की बात में, शालीवाहन देव मेरे दिमाग में चल रहा था, वो जागेश्वर की बात है। तो कटारमल मंदिर समूह जो है वो 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच के बने हैं। और इसमें जो मुख्य मंदिर है वो सूर्य है। अन्य मंदिर भी हैं, शिव जी का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है, देवी लक्ष्मी का, भगवान नारायण का मंदिर है, नरसिंह, कुबेर, यहाँ के अनेक मंदिर हैं। लेकिन मुख्य मंदिर जो है वो यहाँ पर भगवान सूर्य का है। ठीक है ना। राजा कटारमल ने बनवाए थे, इसीलिए इसको कोसी कटारमल भी कहते हैं। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये मंदिर जो हैं, कोसी कटारमल मंदिर जो है अपनी कपाट काष्ठ कला के लिए फेमस है। पहले क्या होता था ना, हमारा बचपन था तो जो थोड़े से जिन लोगों के पास पैसे होते थे ना, वो दरवाजे, खास प्रकार के दरवाजे लगाते थे अपने कमरों में, उन्हें कहते थे दिलेदार दरवाजे। उनका दिलेदार दरवाजे क्या होते होंगे ना, बचपन था, खूब चलता था दिलेदार दरवाजे। तो पता चला साहब वो दिलेदार दरवाजे का मतलब ये हुआ, पुराने ज़माने के जो दरवाजे होते थे ना, वो लकड़ी की स्लेट, जैसे हम फट्टे कहते हैं, लकड़ी की स्लेट या फट्टे काटे, ठीक है ना, उन्हीं को जोड़ा जैसे तैसे और चलो भाई दे दोगा। तो उसमें अलग से छेद दिखाई दे रहते थे, है ना। वो अलग अलग फट्टे थे, उनको कितना भी जोड़ लो लेकिन दरारें जो थी वो स्पष्ट दिखाई रहती थी। वो आराम से उसको झाँक के ऐसर के देख लेते थे। अब जब यूकेलिप्टस की लकड़ी इस्तेमाल होती थी आमतौर पर, जब गर्मियाँ आती थी तो वो लकड़ी जो थी वो सिकुड़ जाती थी, तो वो दरारें काफ़ी बड़ी हो जाती थी, आराम से हवा भी आती थी उनमें से, वो देख भी सकते थे। और जब बारिश का या सर्दी का मौसम आता था तो फिर वो जो फूल जाते तो फूल के फैल जाते थे और अपनी जगह पर आ जाते थे। तो उनको बंद करने के लिए फिर कारपेंटर लोग जो है नई तकनीक ले आए, जिसे कहते हैं दिलेदार दरवाजे। प्लाईवुड का इस्तेमाल होता था उसमें, फट्टे वही लगते हैं लेकिन उसके ऊपर प्लाईवुड लगा दी जाती थी। तो कलाकारी, समझ रहे ना। तो उसी तरह से इस मंदिर में जो खिड़की और दरवाज़ों में जो लकड़ी के जो खिड़की और दरवाजे लगे, वो उनमें जो है खास तरह की कशीदाकारी या शिल्पकारी की गई है ना, कलात्मकता है, तरह तरह से उनमें लकड़ी के ऊपर नक्काशी की गई है। तो वो नक्काशी जो है वो देखने में बेहतरीन लगती है, अजूबा जैसी लगती है कि भाई उस समय कैसे कलाकार रहे होंगे। तो ये यहाँ की जो लकड़ी के दरवाजे हैं अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हैं, और इस समय यहाँ के लकड़ी के दरवाजे जो हैं वो दिल्ली म्यूज़ियम में या दिल्ली संग्रहालय में रखे हुए हैं। ठीक है ना। चलें साहब आगे। तो कपाट, कास्ट माने लकड़ी, कपाट माने दरवाज़ा, उसके लिए फेमस है ये। इसी के पास है गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान किसके पास? कटारमल के पास। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। ओके।
अल्मोड़ा जिले में ही गणनाथ शिव मंदिर है, ये गणनाथ मंदिर शिव जी का मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर राजा सोमचंद्र का बनाया हुआ। और अल्मोड़ा जिले में ही है उत्तराखंड में न्याय की सर्वोच्च पीठ, जिसे आप कहते हैं गोलू देवता या गोल्ल देवता का मंदिर, चितई में, है ना। तो यहाँ पर मान्यता है कि इस मंदिर के आंगन में यानी कि प्रांगण में एक विशाल वृक्ष है, और अगर आपने कोई मन्नत मांगनी है या आपके साथ कोई शोषण हो रहा है, आपको सताया जा रहा है, तो इस पेड़ के तने पे या डालियों पे आप अपनी एप्लीकेशन यानी अर्जी लिखें और धागे में बांध दें, आपके साथ न्याय होगा, ऐसी मान्यता है। तो इसे कहते हैं उत्तराखंड में न्याय की सर्वोच्च पीठ, गोलू देवता या गोल्ल देवता का मंदिर। अल्मोड़ा जिले में ही है बैजनाथ मंदिर समूह, और बैजनाथ मंदिर समूह में मुख्य मंदिर जो है वो देवी पार्वती का है, ठीक है ना। जागेश्वर में मुख्य मंदिर शिव जी का है, और कटारमल में मुख्य मंदिर भगवान सूर्य का है, ठीक है ना। और बैजनाथ में देवी पार्वती। जागेश्वर में 124 मंदिर हैं, और यहाँ से एक बार सवाल आया था कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, जटागंगा नदी निकलती है यहाँ से। जटागंगा नदी का सोर्स है जागेश्वर, ठीक है। और जागेश्वर मंदिर समूह 8वीं से 12वीं शती के बीच बने, और कत्यूरी राजाओं ने, अलग अलग कत्यूरी राजा हैं, उन्होंने ये बनवाए थे अल्मोड़ा में, जागेश्वर में, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मंदिर बनाए हैं वो कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने बनाए हैं। इस जगह पे कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने बनाए, इस जगह पर सबसे ज़्यादा मंदिर। यहाँ का सबसे पुराना जो मंदिर है जागेश्वर मंदिर समूह का, सबसे पुराना मंदिर है मृत्युंजय, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पर एक शिव जी का स्वयंभू लिंग या ज्योतिर्लिंग भी है, कहाँ पर, जागेश्वर में, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में ही है दूनागिरी या द्रोणांचल पर्वत, वही वाला पर्वत जहाँ से हनुमान जी क्या लाए थे, जड़ी बूटी, है ना, कौन सी, संजीवनी बूटी, है ना। पूरा का पूरा पहाड़ी उखाड़ के ले गए थे, जो मान्यता है रामायण काल में संजीवनी बूटी लाए थे। तो जहाँ से वो संजीवनी बूटी लाए थे, तो वो जो है दूनागिरी या द्रोणांचल पर्वत है, अल्मोड़ा जिले में ही है ना, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट से करीब 14 किलोमीटर दूर, ठीक है ना। पुराणों के अनुसार ये जो दूनागिरी पर्वत है यही है द्रोणांचल पर्वत। ये इसी अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में है कालिका मंदिर। आगे चलें। अब अल्मोड़ा जिले में ही एक तहसील है भवाली। समुद्र तल से भवाली का जो मुख्यालय है वो 1786 मीटर ऊंचा है। अच्छा, तो अल्मोड़ा से ज़्यादा ऊंचा, अल्मोड़ा समुद्र तल से 1750 और भवाली शहर 1786 मीटर ऊंचा है। भवाली में ठंड खूब होती है, अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो आप जो ठंडी ठंडी हवा है ना वो सीने को चीरती सी महसूस होती है भवाली में। चीड़ के पेड़ों के लिए फेमस है, और यहीं पर निगलाट में, भवाली के पास निगलाट में टीबी हॉस्पिटल है जिसका पूरा नाम है किंग एडवर्ड कंपोजिट सैनिटोरियम। किंग एडवर्ड कंपोजिट सैनिटोरियम, ये टीबी हॉस्पिटल है भवाली में। अच्छा, उत्तराखंड में बहुत सारी, खासकर कुमाऊं में फल मंडियाँ ही फेमस हैं, फलों की मंडियाँ। तो भवाली में, रामनगर में और रामगढ़ में, भवाली, रामनगर और रामगढ़ ये फेमस फल मंडियाँ हैं, खास करके कुमाऊं की। नैनीताल जिले में है ये तीनों, भवाली, रामनगर और रामगढ़। अच्छा, मुझसे गलती हो गई क्या पता, भवाली अल्मोड़ा जिले में नहीं है, ध्यान रखना, भवाली नैनीताल जिले में है। मुझसे, मैं पीछे अल्मोड़ा जिले में बोलेगा क्या इसको, हाँ ये गलती हो गई। तो भवाली और रामनगर, रामगढ़ ये तीनों ही जो हैं नैनीताल जिले में। ये तो अक्षम्य अपराध करे जा रहे थे हम अभी। ओके, नेक्स्ट चले उत्तरकाशी। तो समुद्र तल से उत्तरकाशी शहर जो है वो 3048 मीटर की ऊंचाई पर है, 3048 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का पुराना नाम है बाड़ाहाट, बाड़ाहाट या बाराह। उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, या पुराणों में इसका नाम क्या है, बाड़ाहाट या बाराह। ओके, वैसे ना उत्तरकाशी शहर 3048 मीटर अगर ऊंचाई पर होगा तो यहाँ तो सब जम जाएगा। ये शायद मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, है ना, आप लोग देख लेना। उत्तरकाशी शहर 3048 मीटर की ऊंचाई पर तो नहीं हो सकता समुद्र तल से, अगर इतना ऊंचा होगा तो यहाँ पर सब कुछ जम जाएगा, ठीक है। ये शायद मैंने यमुनोत्री की ऊंचाई तो नहीं लिख दी, अभी मैं देख लूँगा, आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। तो उत्तरकाशी शहर का पूरा नाम है बाड़ाहाट या बाराह। भागीरथी नदी के दाएं किनारे पर है उत्तरकाशी, है ना, भागीरथी के दाएं किनारे पर। ओके, अब उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री है, और गंगोत्री में किसका संगम हो जाता है, गंगा कहाँ से निकलती हैं, आसिया, गोमुख से, है ना। गोमुख से फिर नीचे आ जाती हैं गंगोत्री, और गंगोत्री में भागीरथी में मिलती है केदारगंगा। अच्छा, गंगा नदी गोमुख से जो निकलती है भागीरथी के रूप में निकलती है ना, देवप्रयाग में उसका फिर नाम गंगा होता है। तो गंगा नदी जो है
भागीरथी के रूप में गोमुख से निकलती हैं और नीचे आके गंगोत्री शहर में या गंगोत्री कस्बे में, शहर तो नहीं है, गांव जैसे ये कस्बा है, यहाँ पर भागीरथी और केदार गंगा संगम बनाती हैं। उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री है, यमुना के बाएं किनारे पर। आप देखें गंगोत्री में किसका संगम होता है? भागीरथी और केदार गंगा का। उत्तरकाशी भागीरथी के दाएं किनारे पर है और यमुनोत्री यमुना के बाएं किनारे पर है। ठीक है, इन चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, है ना। अच्छा, बंदरपुंछ पर्वत जहाँ से यमुना नदी निकलती है, वो 3 पर्वतों का समूह है। कौन कौन से पर्वत हैं? श्रीकंठ, बंदरपुंछ और यमुनोत्री। यमुनोत्री कांठा एक्चुअली 3 पर्वत हैं, श्रीकंठ, बंदरपुंछ और यमुनोत्री कांठा। इन तीनों को संयुक्त रूप से कहते हैं बंदरपुंछ। इसी के पश्चिमी ढाल से निकलती है नदी यमुना, इसी के पश्चिमी ढाल से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, और इन तीनों पर्वतों को, कौन से 3 पर्वत? श्रीकंठ, बंदरपुंछ और यमुनोत्री, जिन्हें आज हम जानते हैं श्रीकंठ, बंदरपुंछ और यमुनोत्री कांठा, जिन्हें आज हम बंदरपुंछ के नाम जानते हैं, इन तीनों का प्राचीन नाम है कालिंदी। इन तीनों का ही प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी। ठीक है ना। मैं इसको ना फिर से दोहरा दूं। उत्तरकाशी का पुराना नाम बड़ाहाट या बाराहाट। उत्तरकाशी किसके किनारे? भागीरथी के दाएं किनारे। ठीक है ना। उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री और गंगोत्री। गंगा जी कहाँ से निकलती है? गोमुख से भागीरथी के रूप में, है ना। अब गंगोत्री में भागीरथी और किसका संगम हो जाता है? केदार गंगा का। ठीक है ना। अब उत्तरकाशी में 3 पर्वत हैं, अनेक पर्वत हैं, लेकिन उसमें 3 पर्वत हैं, श्रीकंठ, बंदरपुंछ और यमुनोत्री कांठा। इन तीनों को संयुक्त रूप से आज हम कहते हैं बंदरपुंछ। इसका प्राचीन नाम है बंदरपुंछ का कालिंदी। इसी बंदरपुंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है यमुना नदी। और यमुनोत्री जो गांव है, कस्बा है, वो यमुना नदी के बाएं किनारे पर है। ओके, चलें आगे। ठीक है, अब उत्तरकाशी में ही है विश्वनाथ मंदिर, शिव जी का मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। उत्तरकाशी में ही गंगानी, ये झरना भी है, कुंड भी है, गर्म पानी का कुंड है ये। और यहाँ पर सल्फर यानी गंधक मिलती है इस पानी में। कहते हैं कि जो स्किन डिजीज़ें इससे ठीक हो जाती हैं। गंगानी या गर्म पानी का ये गंधक का झरना है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में ही हरसिल का इलाका है। ये अपनी खूबसूरती बुग्याल जैसा भी है और यहाँ पर सेब, यहाँ के जो सेब हैं बहुत ही स्वादिष्ट मिलते हैं, है ना। आपको पता होगा उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सेब मिलते हैं कहाँ पर? उत्तरकाशी में, है ना। और उत्तराखंड के जो सेब हैं वो किस ब्रांड से बिकते हैं? हिमाचली सेब के ब्रांड के नाम से बिकते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा सेब कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, है ना। स्टॉल पे जाओगे ना, भले ही सेब आप कहीं भवाली से आया हो तो बेचा है, कश्मीरी सेब ले जाओ, कश्मीरी सेब, है ना। ओके, तो लेकिन जम्मू कश्मीर का सेब सुना सबसे मीठा होता है। ओके, हर्षिल जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य और स्वादिष्ट सेबों के लिए फेमस है। महाशु मंदिर, जौनसारी जाति के सबसे बड़े देवता, सबसे पवित्र और सबसे पूज्य देवता, उनका धाम महासु या महाशिव मंदिर हनोल उत्तरकाशी में। उसके बाद बड़ाहाट में प्राचीन शक्तिपीठ है और यहाँ पर कोई त्रिशूल भी गड़ा है। अच्छा, उत्तरकाशी में ही है हनुमान चट्टी, भैरव घाटी और हर की दून। हर की दून जो है बुग्याल है। हनुमान चट्टी, भैरव घाटी और हर की दून। ठीक है, एक टी ब्रेक ले लें, 1 मिनट रुक देना, हल्का सा पॉज कर देना भाई। तो अब पिथौरागढ़ जिले की बात करें। पिथौरागढ़ को आपको पता है छोटा कश्मीर भी कहते हैं। तो चलिए पिथौरागढ़ की बात करते हैं। तो पिथौरागढ़ शहर को छोटा कश्मीर कहते हैं। इसके अलावा इस पिथौरागढ़ के आसपास का जो एरिया है इसे सोर वैली या सोर घाटी भी कहते हैं। और यहाँ का जो नदियों का जो बेसिन है, बेसिन माने थाला, वो कटोरे के आकार का, नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो कटोरे के आकार का, पिथौरागढ़ के आसपास का, तो इसलिए इसको हम कटोरे के आकार का थाला या कटोरे के आकार का बेसिन भी कहते हैं। पिथौरागढ़ का फेमस कस्बा है मुनस्यारी, एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है उत्तराखंड का। और ये हिमालय दर्शन का मतलब है कि यहाँ से आपको जो है ऊंचाई पर स्थित जो प्रसिद्ध ग्लेशियर हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं, इसलिए इसको हम हिमालय दर्शन का पॉइंट भी कहते हैं मुनस्यारी को। जोहार वैली का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, पिथौरागढ़ जिले में ही है जोहार वैली, जोहार, दारमा वैली, लिपू लेक पास वगैरह। तो जोहार वैली का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। ऊनी शालों के लिए फेमस है। ऊनी शालों के अलावा ऊनी शाल, कोट वगैरह जितने भी ऊनी शिल्प, आपको पता भूटिया जनजाति यहाँ की मूल जनजाति है और वो ऊनी शिल्प के लिए फेमस है। तो ऊनी कपड़े आपको तरह तरह के मिलेंगे मुनस्यारी में। इसके अलावा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही ओम पर्वत है जिसे आप आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहते हैं। इसी ज़िले में है पार्वती ताल।
पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील जो कि नेपाल से सीमा बनाती है, उसमें है नारायण आश्रम, जो कि 1936 में नारायण स्वामी जी ने बनाया था। गंगोली हाट पिथौरागढ़ जिले में है गंगोली हाट, जहाँ पर मंदिर है देवी महाकाली का मंदिर, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये एक शक्तिपीठ है। उसके बाद आता है हाट काली का मंदिर, देवी महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है ये। और जैसे आप लोग कहते हैं ना उत्तराखंड का रहस्य ताल, कौन सा आसिया उत्तराखंड का रहस्य ताल? कंकाली ताल है ना, रूपकुंड है ना। उस ताल में या उस ताल के आसपास जो है बहुत सारे नरकंकाल दिखाई देते हैं अभी भी। तो पता नहीं चलता है किसके हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाएं, मान्यताएं, कॉन्सेप्ट हैं कि इसके हो सकते हैं उसके हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं किसके हैं। तो उत्तराखंड का रहस्य ताल कहते हैं किसको? रूपकुंड को। उसी तरह से ये जो मंदिर है ना, ये भी रहस्यमयी मंदिर है। इस रहस्यमयी मंदिर का मतलब ये है कि होता क्या है कि रात को यहाँ पर बिस्तर लगाया जाता है, बाद में फिर बाहर से ताला लगा दिया जाता है, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। लेकिन सुबह जब उस ताले को खोला जाता है तो उस बिस्तर पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि यहाँ पर रात को कोई सोया हो। आप लोग लगा देना, होटल में गए हो कभी? होटल में ठहरे हो? होटल में ठहरे हो? हम लड़के तो ठहरते ही हैं। कभी एग्जाम देने का ना होटल में बढ़िया नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा, अंदर जाएंगे ना, होटल तैयार है साहब, बिस्तर बिल्कुल प्रेस व्रेस, तो चादर लगी हुई। अपने कमरों में नहीं होता है ऐसा, अपने घरों में नहीं होता। अपने घरों में तो ये चादर इधर है ना, उसी बेड पे आपका एक मोजा पड़ा मिलेगा, एक बेड के नीचे होता है ना, मोजा मीन्स होता है, सबके यहाँ होता है ना। आज बहुत सारे आलसी भाई है ना, रात को नमकीन या सेवे उन्होंने कुछ खाया तो उसी के अवशेष आपको बेड पे दिखाई देंगे सुबह उठ के, है ना, होते हैं ना भी, सभी घरों में होता है। सुबह सुबह फिर वो घर ही क्या जिसमें सुबह सुबह मम्मी ना चीखे, ये खिला दिया वो खिला दिया, है ना। कुछ लोग तो मैं जूते के सो जाते हैं बेड पे, है ना। लेकिन जब कमरे में जाते हैं ना तो क्या, वहाँ से कमरे में जब जाते हैं तो वहाँ वेटर से कहते हैं ये साफ कर, वो साफ कर। भाई मेज को देखते हैं, अरे ये बाल कहाँ से आ गया, धूल कहाँ से आ गई। कितने राजा बाबू बने रहते हैं ना होटल में एक दिन के लिए, है ना, बने रहते हैं ना सर। ये शीशे पे डस्ट मारो, अब बाथरूम से तुम्हारे बदबू आ रही है, घर में चाहे 3 दिन से पानी न डाला हो, है ना, होता है ना। हाँ ओके चलो खैर, तो कितना नीट एंड क्लीन रहता है ना, है ना। लेकिन अब उसी में जब आप अगले दिन सो के उठते हैं, है ना, आपने जाना होता है, उसको ढंग से तय भी नहीं करेंगे, अपने आप पर पैसे दिए हमने 1200 रुपये, 1200 रुपये से ज़्यादा की तो अपनी औकात नहीं है ना। 1200 रुपये से ज़्यादा की औकात थोड़ी है अपनी। कमरा 1200 से ज़्यादा का कभी रुके हो क्या? कंपनी की तरफ से रुके हो, भले रुके हो, है ना। भाई मेरी तो नहीं औकात, 600 होगा, 700, 800, 900, 1200 होगा, है ना। सुबह कैसे निकल लेते हैं, वो अपना आप करता रहेगा कोई। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कि यार दोबारा फिर से आएंगे, कमरे को संभाल के जाएँ, क्योंकि आए तो उसका असर जो है अच्छा सा पड़े। है सर, हम तो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, 10-10, 12-12 दिन रुकना पड़ता, क्या करें। जाते थे, अब तो वो दिन चले गए, जाने कहाँ गए वो दिन, है चले साहब आगे, तो कहाँ थे, तो यस, तो वो अब जब सुबह जब हम कमरा खोल के देखते हैं ना, मंदिर का मुख्य कमरा खोल के देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि उस बिस्तर पे कोई सोया हुआ। अब पता नहीं चलता अंदर कौन आया, कौन गया, कौन सोया। तो लगते हैं यहाँ पे पक्का कोई ना कोई देवी या देवता हैं जो रात को यहाँ पर आकर के विश्राम करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तराखंड का रहस्यमयी मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर? हाट काली का मंदिर, ठीक है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में ही पाताल भुवनेश्वर गुफा, इस गुफा में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में 33 कोटि है। सवाल आता है ऐसी गुफा जिसमें 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ जिले में ही है। पूर्वी रामगंगा और सरयू के संगम पर रामेश्वर तीर्थ, ठीक है ना। ये यहाँ पर शिव जी का फेमस मंदिर है। जैसे आपके यहाँ है ना, कौन सा रामबाग का मेला लगता है, कहाँ? आपके तो घर के पड़ोस में ही है, जाते होगे ना। हाँ मैं भी गया था एक बार, ठीक है साहब। तो शिव जी का तीर्थ है ये रामेश्वर तीर्थ, पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर है ये, ठीक है। यहाँ पर मकर संक्रांति का प्रसिद्ध मेला लगता है। किस जगह पर? रामेश्वर में। पिथौरागढ़ जिले में ही अस्कोट कत्यूरियों की राजधानी रही थी, और अस्कोट में ही 1972 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव विहार बना था। तो भारत में कस्तूरी मृग पाया जाने वाला ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। कस्तूरी मृग पाया जाने वाला सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, कौन सा? अस्कोट। पिथौरागढ़ जिले में ही है चंडाक मंदिर। इसके अलावा थल केदार, फार्मूला बताया था, बैच के थल, बैजनाथ, केदारनाथ और थल केदार, शिव जी के मंदिर हैं ये। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले में ही है बेरीनाग, जो कि अपने चाय बागानों के लिए फेमस है, ठीक है। क्लियर? किसने कुछ पूछना है यहाँ तक? आगे चलें।
सर थोड़ा सा इधर को ले लेंगे जो कि मैं दिखता रहूँ उसमें कैमरे में, ठीक है। देहरादून जिले की अगर बात करें तो देहरादून जिले में है मसूरी, समुद्र तल से 1970 मीटर की ऊंचाई पर है। नैनी झील 1938 मीटर की ऊंचाई पर है और मसूरी जो है समुद्र तल से 1970 मीटर की ऊंचाई पर है। यहीं पर है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, है ना, कई बार इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। देहरादून जिले में ही है ऋषिकेश, जो फेमस है लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण पुल के लिए, लक्ष्मण झूला और लक्ष्मण पुल के लिए फेमस है। इसके अलावा ऋषिकेश के पास एक जगह है तपोवन, लेकिन ये टिहरी जिले में आती है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है ना, तपोवन हम लोग देहरादून या ऋषिकेश लिख के चल देते हैं। तपोवन जो है ऋषिकेश के पास है लेकिन टिहरी जिले में है, ध्यान रखना। और मुनि की रेती ऋषिकेश के पास है लेकिन टिहरी जिले में है, ठीक है। फिर कौसानी बागेश्वर जिले में है। महात्मा गांधी यहाँ रहे थे, इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस हो चुका है। महात्मा गांधी यहाँ रहे, कुमाऊं में एक जगह पर सबसे ज़्यादा कौसानी में रहे महात्मा गांधी, और यहीं पर उन्होंने गीता की भूमिका ली थी अनासक्ति योग के नाम से, है ना, अनासक्ति योग के नाम से, है ना। यहीं पर अब आश्रम है, जिस जगह पर जिस कुटिया में वो रहे वही हो गया अब अनासक्ति योग आश्रम। और इसी को इन्होंने कहा था क्या, भारत का स्विट्जरलैंड, उत्तराखंड का नहीं, भारत का स्विट्जरलैंड। और चोपता को क्या कहते हैं, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, है ना। कोसी और गरुड़ नदियों के बीच में है कौसानी, कोसी और गरुड़ के बीच में है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य के लिए फेमस है ये। पंत जी की जन्मभूमि है ये, बचपन उनका यहीं गुजरा था, सुमित्रानंद पंत जी का। उनके बचपन का नाम क्या है, गुसाई या गोसाई, है ना। और यंग इंडिया में यहीं पर, यंग इंडिया में इसी कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। यंग इंडिया क्या था, अखबार था उनका, है ना। पौड़ी गढ़वाल जिले की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल जिले में रांसी एशिया में दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। ये सवाल अक्सर आ जाता है, रांसी, है ना। एक है क्या है, मासी, मासी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में, है ना, पशुओं का मेला, फेमस मेला लगता है मासी अल्मोड़ा में। तो रांसी पौड़ी गढ़वाल में है, एशिया में दूसरा सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है ये। पौड़ी गढ़वाल जिले में ही है श्रीनगर, अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर। और इसी श्रीनगर में है धारी देवी का मंदिर, धारी देवी का मंदिर है अलकनंदा नदी के किनारे। काली देवी का रूप है ये, धारी देवी जो है ये देवी काली या देवी पार्वती का रूप है। धारी देवी मंदिर श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में, इसे पुत्रदाता मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कहते हैं यहाँ मानता यह है कि अगर यहाँ पर पति पत्नी दोनों पूजा करें पूरे मनोयोग से तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इसको हम कहते हैं पुत्रदाता मंदिर। गढ़वाल का सबसे बड़ा मेला लगता है कमलेश्वर में, कमलेश्वर मेला श्रीनगर में, ये गढ़वाल का सबसे बड़ा मेला है। और ये मानता है कि भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर शिव जी की आराधना की थी 1000 ब्रह्म कमल के फूलों से। तो बाद में पता चला ब्रह्म कमल के जो फूल रह गए वो 999 रह गए, तो 1000वें फूल के बदले में उन्होंने अपनी एक आँख अर्पित कर दी थी शिव जी को, ऐसी मानता है, ठीक है साहब। इसी पौड़ी गढ़वाल जिले में है कोट द्वार, ठीक है ना, कोट द्वार। कोट द्वार को हम कहते हैं गढ़वाल का प्रवेश द्वार। कुमाऊं का प्रवेश द्वार क्या है, काठगोदाम। और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, है ना, हाँ बॉम्बे। भारत का प्रवेश द्वार बॉम्बे। अरे तुम्हें तो सभी आता है। चलो फिर थार का प्रवेश द्वार उदयपुर, चलो ठीक है, जैसलमेर। और बोलो, थार का प्रवेश द्वार, चलो, है ना। टीचर के सामने ना सारे सवालों का आंसर मत दिया करो, टीचर की ईगो हर्ट हो जाती है, फिर वो और पूछने लगता है। जोधपुर, है ना, थार का प्रवेश द्वार, ठीक है। अच्छा, जो मध्यकाल में या प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण हुए, है ना, या तुर्क और मुगलों के समय भारत पर जो आक्रमण हुए, तो उनका जो रूट था वो उस रूट में, उनका जो रूट था उस रूट पर किस शहर या कस्बे को, किस इलाके को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं या कहते थे ना। पंजाब में भटिंडा जिले में तवर हिंद, ठीक है ना, तवर हिंद को कहते थे गेटवे ऑफ इंडिया। और इसी तवर हिंद का इक़्तिदार बनाया था अल्तुनिया को। इल्तुतमिश के समय था यहाँ का इक़्तिदार अल्तुनिया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सामरिक जगह थी ये। तो इसी अल्तुनिया ने बगावत की थी, किसके खिलाफ, रजिया के खिलाफ, है ना। बाद में फिर निकाह हो गया। टीचर के सामने सभी आंसर के जवाब मत देना, ओके, ध्यान रखना, ईगो हर्ट हो जाती। मज़े कर रहे हैं ना, वेरी गुड, शाबाश, है ना, ओके। गदरपुर का प्रवेश द्वार है, अरे किधर से भी चले जाओ, चारों तरफ से खुला है गदरपुर तुम्हारा। कहाँ थे भाई, तो कोट द्वार, गढ़वाल का प्रवेश द्वार है ये।
और एक बार ये भी आ गया था, पौड़ी जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। आपको उधम सिंह नगर में बहुत सारे जिले स्टेशन मिलेंगे, रेलवे स्टेशन देहरादून में मिलेंगे। पौड़ी जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है कौन सा? कोटद्वार। शाहीन, उत्तरकाशी जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तरकाशी जिले का नहीं पता? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। उत्तरकाशी जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन, हाँ रेल जाती नहीं है वहाँ पर, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। ठीक है, ओके, वैसे मजे ले रहे हैं। उत्तरकाशी में रेल चढ़ जाएगी, अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन जा रही है, आगे जाएगी वो। ओके, तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार, पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन कोटद्वार। खो नदी के किनारे है ये, खो नदी के दाएं किनारे है कोटद्वार। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अच्छा, जैसे आप देखते हैं ना, गोविशाण टीले की फिर से खुदाई हो रही है, काशीपुर में है ना, काशीपुर में गोविशाण टीला है, बल्कि आप कह सकते हैं कि पुराना काशीपुर शहर है वो, जो गोविशाण है ये पुराना काशीपुर शहर ही है ये। और ये जो गोविशाण जिस जगह पर आप देख रहे हैं ना, ये जो टीला है, ये एक फेमस ट्रेड रूट था ये उस दौर का, कुमाऊं से गढ़वाल को ये फेमस जो है व्यापारिक रूट था, समझ रहे ना। और वो जो सिल्क रूट तो एक ही था खैर, तो ये सब अल्टीमेटली जाकर के सिल्क रूट में मिल जाते थे या उत्तरापथ में मिल जाते थे। ठीक है ना, उत्तरापथ में मिल जाते थे या लास्ट में जाकर के जीटी रोड में मिल जाते थे। तो जो गोविशाण टीला है, किस राजवंश का टीला है ये, किस साम्राज्य का, किस शक्ति का है? कुषाण साम्राज्य से संबंधित है ना ये। इसकी फिर से खुदाई होगी, अब गोविशाण टीले का फिर से उत्खनन होगा, फिर से खोजा जाएगा। तो इसी तरह का एक किला आपको मिलेगा कोटद्वार में, मोरध्वज का किला, कुषाणों का है। एक्चुअली हुआ ना, कुषाण जब वीक हो गए तो उत्तराखंड में ही उनके अलग अलग जो है एम्पायर बने, छोटी छोटी रियासतें बन गई थी। वो खटीमा में भी, वो टिहरी गढ़वाल में भी, पौड़ी गढ़वाल में भी, मुनि की रेती जो आप सुनते हैं ना, मुनि की रेती है इधर खटीमा में, और इधर आपका काशीपुर में, अलग अलग छोटी छोटी रियासतें बन गई थी कुषाणों की। तो उसी तरह की एक रियासत थी ये, कौन सी? कोटद्वार के आसपास। तो कोटद्वार में इनका जो किला था वो था मोरध्वज किला। उससे खंडर आपको मिलेंगे कोटद्वार शहर में, उसके खंडर आपको मिलेंगे कुषाणों के समय में। ठीक है, कण्वाश्रम, यहाँ पर आपको खंडर मिलेंगे एक और किले नुमा बस्ती के, जिसका नाम है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम जो है यहाँ पर महर्षि कण्व के समय में, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, कण्व ऋषि के नेतृत्व में। यहाँ पर जैसे आपने नालंदा बौद्ध विहार, विक्रमशिला बौद्ध विहार सुनते हैं ना, है ना, तो ये शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो उसी समय महर्षि कण्व हुए, तो उनके नेतृत्व में ये जो कण्वाश्रम है अपने ज़माने का एक फेमस विद्यालय था, है ना, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आप कह सकते हो, शिक्षा केंद्र कह सकते हो। दूर दराज से यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे, धर्म दर्शन विज्ञान की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। किसके नेतृत्व में? महर्षि कण्व के नेतृत्व में। यानी कि यहाँ के कुलाधिपति या कुलपति कौन थे, प्राचार्य कौन थे? कण्व, है ना। तो उन्हीं के नाम पर है ये कण्वाश्रम। कहाँ पर? कोटद्वार में। तो फेमस ये विद्यापीठ था यहाँ पर। अब ये महर्षि विश्वामित्र और महर्षि कण्व की तपस्थली भी है, यानी कि उन्होंने यहाँ पर अध्ययन ध्यान योग भी किया, तब भी किया कण्वाश्रम में। महर्षि विश्वामित्र और कण्व की तपस्थली भी है ये, प्राचीन शिक्षा पीठ भी है ये। अच्छा, ये और फेमस है महर्षि विश्वामित्र और मेनका, उन दोनों का विवाह हुआ, यहीं रहते थे कण्वाश्रम में, यहाँ पर रहते थे वो। उनकी एक बेटी थी शकुंतला, महर्षि विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी शकुंतला, ठीक है। इसी आश्रम में उनका निवास था। तो राजा दुष्यंत यहाँ पर आए घूमते घामते, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच में प्रेम हो गया। बाद में उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह के बाद उनकी एक संतान पैदा हुई, भरत, ठीक है ना, जो कि बाद में भरत कबीले का राजा बना, और उसी के नाम पर भारत का नाम भारत हुआ, भरत के नाम पर। तो महर्षि विश्वामित्र और मेनका की बेटी शकुंतला और राजा दुष्यंत का जो बच्चा था, जिसे आप भरत कहते हैं, बाद में प्रतापी राजा भरत के रूप में बना, और आज उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। इसी आश्रम में वो पैदा हुआ था, ठीक है ना। भरत कबीला है ना, वही भरत कबीला। कौन सा युद्ध? दासराग युद्ध, है ना। भरत कबीले के राजा सुदास और 9 अन्य राजाओं के बीच में, तो वही वाला भरत है ये। तो उसका जन्म इसी कण्वाश्रम में हुआ था, ऐसी मानता है। फिर से बता दूं, तो भरत किसका बेटा हुआ? शकुंतला और दुष्यंत का। शकुंतला किसकी संतान हुई? विश्वामित्र और मेनका की, ठीक है। चलिए साहब, तो यहीं पर है कण्वाश्रम, ध्यान ना। कोटद्वार किस नदी के किनारे? खो नदी के किनारे। और कोटद्वार के पास ही कण्वाश्रम, वो मालिनी नदी के किनारे, ठीक है।
ओके। और कोटद्वार में ही कौन सा किला मिलता है? मोरध्वज किला। किसके निशान है वहाँ पर? कुषाणों के। और कर्णाश्रम किसकी? महर्षि कर्ण और विश्वामित्र की तपस्थली भी और प्राचीन शिक्षा पीठ भी, है ना। यही सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा सवाल यहाँ पर नहीं आएंगे। और यही तुम भूल आओगे, अरे सर ऐसा नहीं, ऐसा कर दिया, मेरे दिमाग में ये नहीं, ये चल गया। चल गया। कुछ कहना चाह रहे हैं अनीस? अच्छा आगे चलें। अब यहीं पर है कालीमठ, कर्णाश्रम के पास। राजा अजयपाल ने बनाया था कालीमठ, ठीक है ना। देवी महाकाली या पार्वती की सिद्ध पीठ है ये। राजा अजयपाल ने, कई बार सवाल आ भी जाता है, कालीमठ तो कोटद्वार में है ये, और राजा अजयपाल ने बनवाया था। इसी पौड़ी गढ़वाल जिले में है कालागढ़ डाम, रामगंगा के किनारे, ठीक है। और इसी पौड़ी गढ़वाल जिले में है दुगड्डा, कोटद्वार के पास ही है दुगड्डा। अब तो शायद ये ब्लॉक हो गया दुगड्डा। और यहाँ फेमस मेला लगता है, और ये गढ़वाल में व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी रहता है दुगड्डा। अच्छा, अब तो खैर रुद्रपुर बहुत फेमस हो रहा है, हल्द्वानी बहुत फेमस हो रहा है, लेकिन उससे पहले इनके डेवलपमेंट या इनके विकास से पहले पूरे के पूरे तराई में जो राजनीति और व्यापार का या आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता था, काशीपुर होता था। काशीपुर राजा काशीनाथ ने बसाया था ये। काशीपुर जो होता था ये होता था सेंटर। लेकिन जब से जिला मुख्यालय बना रुद्रपुर, तब से ये तेजी से इसका डेवलपमेंट होने लगा। फिर सिडकुल आया तो क्या कहने। पौड़ी गढ़वाल जिले में ही खिरसू बुग्याल आपको मिलेगा। इसके अलावा लेंसडाउन है ना, लेंसडाउन ने एक कस्बा खोजा था, जिसको उसी के नाम पर हमने नाम दे दिया लेंसडाउन। इसका पुराना नाम क्या था? एक मिनट, इमरान बताएंगे। लेंसडाउन का पुराना नाम क्या था, जो कि बदल के अब फिर से उसी के नाम पे इसका लेंसडाउन का नाम रखा जा रहा है? इमरान बताएंगे, है ना। नाम इमरान रखने, माँ बाप भी नाम रख देते इमरान, है ना। और कौन कौन से फेमस नाम है? बिलाल। वे नाम बिलाल रखने से हजरत बिलाल हो जाओगे क्या? वो रिकॉर्ड भी हो रहा। हाँ, इमरान काशीपुर वाले, उनकी बात कर रहे हैं हम। हाँ इमरान जी, क्या सवाल क्या पूछा था मैंने? हैं? हाँ आप बताओ। तुम्हें नहीं पता? तभी तो आरओ में तुमने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम बताओ। प्रियंका, सोनू, तबस्सुम, राबिया। हाँ, कालू का डांडा, शाबाश, वेरी गुड। एक ने बता दिया, इसका मतलब वीडियो देखी तुमने बता दिया, इसका मतलब तुमने वीडियो देखी। जिसने नहीं बताया इसका मतलब वीडियो नहीं देखी उसने, है ना। गुरुजी अपनी जान से गए, गुरुजी अभी तक होश में नहीं आए, इतनी वीडियो रिकॉर्डिंग की। ओके, कालू का डांडा इसका पुराना नाम है। अनीस भाई ने भी नहीं देखी वीडियो, इसका मतलब, है ना। वीडियो सुन रहे होगे, बीच में कस्टमर आ गया होगा कुछ लेने ना, तो लेंसडाउन का पुराना नाम है कालो का डांडा। इसकी खोज की थी लॉर्ड लेंसडाउन ने। बाद में लेंसडाउन के नाम से लेंसडाउन इसका कस्बे का नाम हो गया। अब उत्तराखंड सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, अब इसका नाम फिर से हो गया कालो का डांडा। और अपनी एक वीडियो में, करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने इसको बताया, आप लोग भी जरूर देखिएगा। करंट अफेयर्स की वीडियो है, 2024 तक आपके काम आएगी। 2024 तक जितने भी एग्जाम होंगे उसमें काम आएगी वो। चलिए खैर, तो 1887 में लॉर्ड लेंसडाउन ने इसको खोजा था। यहाँ पर तारकेश्वर मंदिर भी है, देवलगढ़ भी यहीं पर है, और ये गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय भी है ना। सर समझ गए? तो काले चश्मे के पीछे पता नहीं चलता ना कौन किधर देख रहा है ना। ओके चले, तो बिनसर महादेव मंदिर राजा कल्याण चंद्र ने बनाया था। आज नेक्स्ट चलें, थोड़ा सा रह गया रुद्रप्रयाग, इसको थोड़ा पीछे कर दें भाई। मैं आ रहा हूं इसमें, आपके कैमरा में मैं आ रहा हूं। कैमरामैन सर अब आ रहा हूं, ठीक है। रुद्रप्रयाग जिला, अरे भाई कोई रुमाल पहन गिराओ, थोड़ी कसरत हो जाएगी। किसकी, क्या नाम आपका? अब मैं नाम भूल गया आपका। फुरकान, ओके। चलिए साहब, एक कोई फुरकान नाम से कोई एमएलए भी है अपने ना उत्तराखंड में? हाँ, तो नाम फुरकान रखने से तुम एमएलए हो जाओगे क्या? हाँ क्या कह रहे हैं सर? कलियर से हैं, ओके फुरकान, चलो साहब होंगे। तो रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले में है ऊखीमठ, मंदाकिनी नदी के किनारे, और बाबा केदार का शीत निवास है ये। ऊखीमठ में है ओंकारेश्वर शिव जी का मंदिर है, आदि शंकराचार्य द्वारा ने स्थापित की थी। आदि शंकराचार्य ने बनाया था ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर, ठीक है ना। इसी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदार बाबा की पूजा होती है शीतकाल में, ठीक है ना। ये मानसखंड मंदिर माला मिशन क्या है इमरान जी? मानसखंड मंदिर माला मिशन, हाँ आप लोग बताएं कोई?
मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से रिकॉर्डिंग में अलग से बताऊंगा इनको। अगर आप लोग वाकई में देख रहे हैं तो बिना गूगल किए बताइएगा कमेंट में। क्या मानसखंड मंदिर माला मिशन, किसी को कुछ नहीं आता, आप लोग बताना। चलिए साहब अभी बताऊंगा, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद बताऊंगा। चलिए साहब, तो ऊखीमठ, उसके बाद गौरी कुंड, गर्म जल का झरना है, कुंड है ये, गर्म जल का कुरना नहीं झरना, ठीक है, कुंड और झरना दोनों मिलके हुए कुरना। ओके, तो वो आप लोग बोलते हैं ना उत्तराखंड भारत की सबसे ऊंची झील जिसमें नाव चलाई जा सकती है, तो गौरी कुंड झील यही है, गौरी कुंड झील यही है। तो गर्म पानी की झील है ये, और कहते हैं कि देवी पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। कहाँ पर? गौरी कुंड में, है ना। कई किताबों में ये भी लिखा है बिल्क पर्वत के आसपास की थी, लेकिन गौरी कुंड ज़्यादा सही है। तो देवी पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए गौरी कुंड में तपस्या की थी, और गौरी कुंड जो झील है वो समुद्र तल से 1982 मीटर की ऊंचाई पर है, 1982 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। इनका विवाह कहाँ हुआ? त्रिजुगी नारायण मंदिर में। त्रिजुगी नारायण में देवी पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। अच्छा, वो कौन सी मानता है वो कि उनका विवाह होगा तो बारिश होगी? हाँ, एक तो बाले मियाँ हो गए, एक हाँ एक पौराणिक में भी है कुछ ना, हम हाँ एक बाले मियाँ होते हैं, हाँ बोले बोले, अरे वो होता भी है ना। हिंदू धर्म में भी कोई मानता है कि उनके विवाह के समय बारिश होती है कोई ऐसा पंडित जी है? कोई ऐसी मानता है क्या कि उनके विवाह के दिन बारिश होगी? बाले मियाँ तो ही है ना। चलें सर, तो शिव जी को पाने के लिए गौरी कुंड में देवी पार्वती ने तप किया था। अच्छा, इनका विवाह कहाँ हुआ? त्रिजुगी नारायण में। ओके, यहाँ पर मैंने शीत निवास लिखे हैं, है ना। जैसे गंगोत्री देवी गंगोत्री धाम में जो शीत निवास की पूजा होती है वो कहाँ होती है? मुखवा में, यमुनोत्री की खरसाली में, केदार बाबा की ऊखीमठ में, और बद्रीनाथ बाबा की जोशीमठ में शीतकालीन पूजा या शीत निवास स्थल है ना। अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग जिले में ही है। अगस्त ऋषि ने यहाँ पर तप किया था, अगस्त मुनि में अगस्त ऋषि ने तप किया था। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, 9 बजे की क्लास का टाइम है, सर ने बोर्ड पे सारा कुछ लिख रखा है, 2 घंटे तो लगेंगे रिकॉर्ड करने में, 11 बजे तक चलते हैं आराम से, फिर वीडियो देख लेंगे, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे तुम्हें कुछ दिन बाद भाई, है ना भाई। सर बोर्ड भर के चले गए, रात को घर जाके सो गए, अब सुबह आएंगे 9 बजे रिकॉर्डिंग करेंगे, 2 घंटे लगेंगे सर को। कौन निकले रजाई में से? फिर रजाई में लेट के रात को देख लेंगे वीडियो, है ना। हाँ, तभी तो याद नहीं आ रहा कालो का डांडा। तो बताओ, कालो का डांडा किसका पुराना नाम है? कहना सर बैठने तो दो मुझे तसल्ली से, बैठो, है ना, लेंस डाउन। ओके, कहाँ थे भाई? तो अगस्त मुनि जो है मंदाकिनी किनारे है, कस्बा है ये, और यहाँ पर अगस्त ऋषि ने तप किया था, और इसी रुद्रप्रयाग जिले में है गुप्त काशी। आगे चलें, टिहरी गढ़वाल में, थोड़ा इधर देखें, ये लाइट तो नहीं आ रही इसमें ना, ये वाली लाइट, हाँ ठीक है। टिहरी गढ़वाल जिले की बात करें तो टिहरी जो शहर है वो 1815 में राजा सुदर्शन शाह ने बसाया था, और टिहरी गढ़वाल में ही है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आपको पता है अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, यहीं से उनका नाम क्या हो जाता है? गंगा, है ना। तो इसी देवप्रयाग में भागीरथी नदी की तरफ को है ब्रह्मकुंड, और अलकनंदा नदी की तरफ को है वशिष्ठ कुंड। 2 कुंड यहाँ पर आपको मिलेंगे, कौन से? ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड। ब्रह्मकुंड भागीरथी नदी की ओर, और वशिष्ठ कुंड जो है वो अलकनंदा नदी की ओर आपको मिलेगा। ये देवप्रयाग जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं सुदर्शन क्षेत्र, जहाँ पर संगम है ना, इसके आसपास के एरिया को हम कहते हैं सुदर्शन क्षेत्र। कहते हैं कि इस इलाके में कौवे नहीं दिखते, है ना। माता सीता से संबंधित कोई कथा है, इस इलाके में कौवे जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इसी देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर, वो कहते हैं कि रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने यहाँ पर आकर के पूजा की थी शिव जी की, रघुनाथ मंदिर में, ठीक है। रघुनाथ मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और इसका जो निर्माण किया था वो आदि शंकराचार्य जी ने किया था। आप लोग ना अब जब अपने नोट्स बनाए तो आप लिख लें आदि शंकराचार्य, ऊपर हेडिंग डाल लें और लिख लें कि भाई इन्होंने ये शक्तिपीठ या ये मंदिर बनाया। हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कई जगह आता है कि आदि शंकराचार्य जी ने ये बनाया, अजय पाल का भी आता है, कई लोग आता है। अब जो अपनी नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो हर बार बनाता रहूँगा, इसी तरह से मैं नोट्स रिफाइन करूँगा, लेकिन वही कहावत है ना, कब मरेगी सासू और कब आएंगे, पता नहीं सास के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, जबकि माता का ही रूप होती है वो, लेकिन कहावत है कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू।
तो कोई पता नहीं मैं कब उनके नोट्स को बनाऊंगा और कब उसको मैं लिखूंगा। तो आप लोगों को इस तरह से अपने नोट्स क्लासीफाई करने चाहिए, है ना। जैसे बहुत सारे धाम हैं भाई, फला नदी के किनारे हैं, बहुत सारे मेले हैं फला नदी के किनारे हैं, तो आप लोगों को इस तरह से रिफाइन करना चाहिए, उनको लिखना चाहिए। समझ रहे ना, समझ रहे मेरी बात? हाँ, खुद से मेहनत करोगे तभी आपका काम चलेगा। बाकी मैं यहाँ आया, मैंने आपको पढ़ाया, कोई वीडियो रिकॉर्ड की, कोई नहीं की, आपने लिखा हो, चले गए, सो गए, फिर पता ही नहीं चला। खुद से मेहनत करोगे। ये नोट्स जो हैं, स्क्रीनशॉट है आपके सामने, ये नोट्स का काम करेगा। अब इनको रिफाइन करो, आप अपने हिसाब से बनाओ इनको, और शॉर्ट में बनाओ, है ना। जैसे मैंने कहा मंदिर के, जैसे रहस्यमय मंदिर, तो साहब उत्तराखंड का रहस्यमय मंदिर, उत्तराखंड का रहस्य ताल, है ना, है ना। और भी जैसे 33 करोड़ देवी, ये वाला मंदिर, अच्छा ये वाली गुफा 33 करोड़ देवी रहते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे मंदिर हैं कि कोई देवी महिषासुर मर्दिनी का है ना, चैती देवी है, माता बाल सुंदरी है वहाँ पर। तो इस तरह से लिस्ट आपके पास रहनी चाहिए कि ये इनका, ये इनका, इनका। बहुत सारे मेले हैं, कोई पुत्रदाता मंदिर है, कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर खुद ब खुद पशुओं के दूध निकल जाते हैं, दूध निकलता रहता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा ना, है ना। मैं तो करूँगा ही करूँगा आपके लिए, क्योंकि मुझे अपना चैनल चलाना है ना। लेकिन आप लोगों को अगर नौकरी पानी है, अच्छी नौकरी पानी है, तो समझ रहे ना। और अगर कोशिश करो तो डीएम बनने की कोशिश करो, आईएएस बनने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं नीचे आ जाओगे, ठीक है। छोटी मोटी नौकरी से अच्छा है अपना कोई बिजनेस कर लो। छोटी मोटी नौकरी जो है वो, अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, छोटी मोटी नौकरी से करना है, अच्छा है कि कोई अपना बिजनेस कर लो, मेहनत करो। आगे चलें भी। तो देवप्रयाग में जहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है, भगीरथी किनारे ब्रह्मकुंड है और अलकनंदा किनारे वशिष्ठ कुंड है। इस एरिया को हम कहते हैं सुदर्शन क्षेत्र, ठीक है। आगे चलें। रघुनाथ मंदिर के बारे में बात हो गई। अच्छा, इसी रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर राजा पृथ्वीपति शाह के समय का एक अभिलेख है, पत्थर पर लिखा हुआ। इसके प्रवेश द्वार पर एक पत्थर लगा हुआ है जो कि एक अभिलेख है, यह शिलालेख है राजा पृथ्वीपति शाह के समय का। और इस लेख को लिखा है मथुरा बैराणी ने। इस लेख को लिखा है मथुरा बैराणी ने, जो कि माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू थी, ठीक है। ये सवाल खूब आता है, किस मंदिर के प्रवेश द्वार पर? रघुनाथ मंदिर के। किसके समय का? पृथ्वीपति शाह के समय का। लेखक कौन है? मथुरा बैराणी, पुत्रवधू ऑफ माधो सिंह भंडारी। अब इसी जगह पर, ये जो रघुनाथ मंदिर है देख रहे हो ना, यहीं पर, इसी जगह पर भगवान इंद्र ने भगवान शिव की आराधना की थी, और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के दधीची की हड्डियों से बना हुआ वज्र, एक खास प्रकार का औजार भगवान इंद्र को प्राप्त हुआ था। और इसी वजह से फिर उन्होंने वृत्तासुर की हत्या की थी। राक्षस था ये वृत्तासुर, उसकी हत्या की थी, ठीक है। इसी टिहरी गढ़वाल जिले में है चंद्रवदनी। यहाँ पर चंद्रकूट पर्वत पर माता चंद्रवदनी का मंदिर है, ठीक है। यहीं पर है चंबा, प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, ये बुग्याल भी है। धनोल्टी, सुरखंडा देवी या सुरखंडा उत्सव, कैंपटी फाल मसूरी के पास, टिहरी गढ़वाल जिले में, कैंपटी झरना, विश्वनाथ गुफा। ये जो विश्वनाथ गुफा है, कहते हैं कि यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने तप किया था और यहीं पर भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए थे। और इसी में गुरु वशिष्ठ ने तप किया। किसमें? विश्वनाथ गुफा में। आदि शंकराचार्य ने तप किया ही किया, इसी गुफा में गुरु वशिष्ठ ने भी तप किया था, ठीक है ना। तो मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत सी चीज़ें मैं छांट के लाया हूँ, सारा मैंने लिख दिया है। ये आपका स्क्रीनशॉट का काम करेगा। इसको स्क्रीनशॉट लें, आप लिखें, और लिखने के बाद ना इसको रिफाइन करें। रिफाइन करने का मतलब किस गुफा में किसने तप किया वो सारा अलग ही हो। कोई गुफा है कि किस शहर में है, किस ज़िले में है, किस नदी के किनारे क्या है ना, कौन सा मंदिर किसके लिए फेमस है, किसने क्या बनाया। इस तरह से आप लोग खुद मेहनत करें, खुद से नोट्स बनाएं, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।